हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4th, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये इस चैप्टर की हमारी 4th वीडियो यानी कि 4th पार्ट होने वाला है। इससे पहले के 3 पार्ट हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन और भारत के संबंध। इससे पहले मैंने जो बाकी की वीडियो में पढ़ाया है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था यूरोपीय संघ के बारे में कि यूरोपीय संघ क्या था, वो क्यों बनाया गया था, उसके क्या क्या उद्देश्य थे, यूरोपीय संघ की क्या क्या कमियां थी, अमेरिका जो इतनी बड़ी महाशक्ति था उसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए कौन कौन सी नई शक्तियों का उदय हुआ था। फिर उसके बाद हमने आसियान के बारे में पढ़ा था कि आसियान क्या था, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे और अब कितने सदस्य हैं उसमें टोटल, आसियान के क्या क्या उद्देश्य थे और आसियान की क्या क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या क्या उसकी फेमस चीज़ें हैं, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने चीन के बारे में पढ़ा था कि चीन ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए थे जैसे चीन का विकास इतना ज़्यादा तेज़ी से हुआ। चीन एक विकसित देशों में गिना जाता है, तो वो किस तरह से विकसित हुआ था और कौन कौन से चीन में नेता थे जिन्होंने विकास के लिए पहल की थी और कौन कौन से उन्होंने कदम उठाए थे। हमने सेज के बारे में पढ़ा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या था, चीन ने इसमें क्या चीन ने इसे क्यों स्टार्ट किया था और इसमें क्या क्या नए नियम बनाए गए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन और भारत के संबंध। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने अब सोवियत संघ वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने सोवियत संघ और भारत के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद अमेरिका के जब चैप्टर आया था हमारा, तो उसका हमने अमेरिका भारत के संबंधों के बारे में पढ़ा था। तो इसी तरह से अब हम चीन और भारत के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीन के साथ भारत के संबंध। और ये जो भारत के संबंध है नकारात्मक है कि किन किन जगह पे चीन और भारत में विवाद हुआ था। फिर इसके बाद हम वो संबंध पढ़ेंगे जहाँ पे चीन और भारत के बीच में समझौते हुए, उनमें अच्छी बातें हुई, उनमें दोस्ती हुई, तो किस तरह से ये संबंध हुए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लड़ाई झगड़ों वाले कि कहाँ कहाँ भारत और चीन का युद्ध हुआ, कहाँ कहाँ भारत और चीन के विवाद हुए, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और तिब्बत पर कब्जा करने के बाद, तिब्बत को हड़प लेने के बाद भारत और चीन की जो सीमा थी वहाँ पर बस्तियां बना ली थी और बस्तियां बनाने के कारण ही चीन और भारत के संबंध एकदम से बिगड़ गए थे। 1950 से पहले चीन और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर जब चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करके भारत चीन सीमा पर बस्तियां बना ली तो भारत और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। तो उसके बाद चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। अब चीन ने 1962 में क्या किया, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक राज्य है, तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावा, मतलब कुछ को हड़पने के लिए अपने दावा किया कि ये हमारे देश में शामिल होते हैं, ये हमारी सीमाएं, हमारे क्षेत्र हैं। तो इसी के ऊपर भारत पर आक्रमण कर दिया ताकि वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को हड़प सके। और इसके लिए 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि एक युद्ध भी हुआ था 1962 में चीन और भारत का। और उसके बाद चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना। आप जानते हैं भारत का सबसे दुश्मन देश है वो पाकिस्तान ही है, और चीन ने पाकिस्तान को मदद की थी, जिसके कारण भारत और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। भारत चीन से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था क्योंकि उसने भारत की बहुत ज़्यादा मदद की थी। आप जानते हैं आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आज दिन लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते ही रहते हैं, और जो इसी तरह से अब चीन ने पाकिस्तान की मदद की तो फिर से विवाद हो गए थे भारत और चीन के बीच में। फिर उसके बाद चीन भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध करता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 1971 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, तब भी चीन ने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया था, और दूसरा जो परीक्षण हुआ था उसमें भी चीन ने विरोध किया था। जो हमारे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ पर भी चीन विरोध कर चुका है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चीन हमेशा से भारत की परमाणु शक्ति का विरोध ही रहा है, हमेशा विरोध किया है चीन ने भारत की परमाणु शक्ति का, परमाणु हथियारों का, परमाणु परीक्षण का, कि जब जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए हैं तब तब चीन ने आवाज़ उठाई है भारत के खिलाफ। और उसके बाद बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। आप जानते हैं कि 90 सेंचुरी थी हमारे, उसमें बांग्लादेश जो था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान भी बांग्लादेश, जो बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था।
जो हमारी 20वीं सेंचुरी थी उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा ही बांग्लादेश था, पर 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। तो बांग्लादेश के अलग होने के बाद, और म्यांमार भी आप जानते हैं, म्यांमार भी एक देश है, तो बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध थे जो भारत अपने हितों के खिलाफ मानता था। भारत मानता था कि जो बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध है ये हमारे खिलाफ है। चीन म्यांमार और इसके बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करना चाहता है, भारत पे हमला करना चाहता है, भारत से युद्ध लड़ना चाहता है। तो इसीलिए भारत को ऐसा लगता था कि चीन बांग्लादेश के और म्यांमार के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और उसके बाद यूएनओ ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, ये आतंकी संगठन का नाम है जैश-ए-मोहम्मद, तो ये जो आतंकी संगठन पर इस पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव पेश किया था। यूएनओ आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यूएनओ ने इस आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, पर क्या हुआ, प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। अब क्यों निरस्त कर दिया गया? चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से। वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा हम कोई भी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जैसे कि स्थायी यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें से एक चीन भी है, तो उन 5 सदस्यों के पास वीटो पावर का अधिकार है कि वह वीटो पावर का यूज करके कोई भी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रस्ताव, जैसे कि यहीं पे यूएनओ ने एक प्रस्ताव पेश किया था जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने का, जिसको चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रिजेक्ट कर दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जिसके बाद ये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध नहीं लग पाया था। तो आप जानते हैं कि आतंकवाद कितना खतरनाक आज वैश्विक समस्या बन चुका है आतंकवाद। तो इस और आतंकवाद को ख़त्म करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं होने दिया और ये आतंकी संगठन को प्रतिबंध ना लगाने के लिए इसने रोक दिया। और उसके बाद भारत ने अजहर मसूद के आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। आतंकी जो एक आतंकी है जिसका नाम है अजहर मसूद, ये एक आतंकवादी का नाम है, तो भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था कि ये अजहर मसूद जो ये एक आतंकवादी है। तो उसके बाद चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया, चीन ने दोबारा से वीटो पावर का प्रयोग किया और ये अजहर मसूद जो था इसको बेगुनाह साबित करा दिया कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, जिसके कारण एक आतंकवादी अजहर मसूद को छूट दे दी गई थी। उसके बाद पता नहीं उसने क्या क्या करा होगा। आप जानते हैं कि आतंकवादी क्या क्या कर सकते हैं कि बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, ये चीन की एक योजना है वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जैसे कि आप जानते हैं भारत में भी कश्मीर है और कुछ हिस्सा उसी कश्मीर का पाकिस्तान के पास भी है, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है। तो पीओके से होती हुई गुजरती है चीन की जो एक योजना है वन बेल्ट वन रोड, वो पीओके से होती हुई गुजरती है। तो उसके बाद उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। अब जो पीओके है यानी कि कश्मीर का ही एक हिस्सा है, तो वो कश्मीर से ही होती हुई गुजरेगी। तो इससे भारत समझता है कि ये भारत को हड़पने की एक साजिश है कि यह वन बेल्ट वन रोड ये भारत से गुजर रही है, इसीलिए यह हमारे कश्मीर जो कि भारत का कश्मीर है, भारत का हिस्सा जो कश्मीर है उसे भी हड़पने की साजिश है, भारत ऐसा समझता है। और उसके बाद वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग, यहाँ पे सन 2017 की यानी कि अब से 3 साल पहले की ही बात हो रही है कि वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला। अब ये भूटान का जो भूभाग है, भूटान की एक ज़मीन है थोड़ी सी, जिस पर चीन ने भी अपना हक जताया और भारत भी कहता है कि हमारा हिस्सा है। तो इसी के ऊपर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद भी हुए हैं। और उसके बाद इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। अब भारत ने क्या किया? भारत ने क्या, हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, इसके ऊपर हम बातचीत के द्वारा ही समझौता करेंगे, बातचीत के द्वारा यह प्रॉब्लम है इसका हल निकालेंगे, इस विवाद को ख़त्म करेंगे बातचीत के द्वारा ही। और भारत के इसी फैसले को पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा सराहा गया, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई कि हाँ भारत ने शांति की रास्ता अपनाया, सुख का रास्ता अपनाया, कोई भी लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाया। जैसे कि शीत युद्ध
था, शीत युद्ध में भी तो यही हुआ था कि कोई भी युद्ध नहीं होगा, रक्त रंजित युद्ध नहीं होगा, बल्कि बातचीत के द्वारा ही हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उसी तरह से भारत ने भी शांति की नीति अपनाई थी और चीन के साथ युद्ध ना लड़के बल्कि बातचीत के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया था। तो आई होप कि आपको भारत और चीन के जो भी विवाद से भरे संबंध थे उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम एक बार जाएंगे सहयोग के दौर कि कहाँ कहाँ भारत और चीन में सहयोग रहा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ भारत और चीन में सहयोग था। तो सबसे पहले 1970 के दशक में, या 1970 का जो दशक था, 1970 से लेकर 1980 तक के जो टाइम पीरियड था, उसमें चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख हुए। वैचारिक मुद्दे क्या होते हैं कि हमारे जो विचार हैं, उसके बाद व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए थे। व्यवहार जो कि हमारा व्यवहार होता है उस टाइप के मुद्दे मजबूत हो गए थे, प्रमुख हो गए थे। उसके बाद 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, आप जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद उनका बेटा राजीव गांधी ही भारत का प्रधानमंत्री बना था। तो 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। जो सीमा विवाद था कि भारत और चीन की सीमा आप जानते हैं कि मिलती हुई है, तो उस सीमा पर जो स्थिति थी वही स्थिति रहने की बात की गई कि ना तो हम आगे बढ़ेंगे और ना ही तुम आगे बढ़ना, जैसी सिचुएशन है वैसी ही रहेगी। तो राजीव गांधी ने यह फैसला किया था कि यथास्थिति ही बनी रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और उसके बाद दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते हुए। अब चीन और भारत में समझौते हुए किसको लेकर? सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या? हमारी जो संस्कृति है, जैसे कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम बर्गर पिज्ज़ा ये सब क्या है? चाइनीज़ फूड ही तो है। और विज्ञान और तकनीकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये सब हमने चीन से आदान प्रदान किया और देशों से भी लिया है। उसके इन्हीं क्षेत्रों में सहयोग और व्यापार के लिए, व्यापार भी आप जानते हैं कि चीन का सामान कितना ज़्यादा भारत में बिकता है। अभी दोबारा से विवाद हुआ था चीन और भारत का, तो उसके बाद क्या हुआ? चीनी सामान का बायकॉट किया जा रहा था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अभी 2020 का ही मामला है कि जब भारत और चीन की सीमा पर हमारे भारतीय सैनिक मारे गए थे, उसके बाद भारतीयों ने चीनी सामान का बायकॉट किया था। तो अभी आप जानते हैं कि अभी ये न्यू टॉपिक है, नया मामला है जो चीन और भारत का जो अभी हुआ था। तो उसके बाद 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना दर से बढ़ रहा था। जो 1999 में द्विपक्षीय व्यापार क्या था? जो भारत और चीन ने मिलकर किया था, दोनों के पक्ष शामिल थे उसमें। तो जो दोनों के पक्ष शामिल थे उस व्यापार में 30% सालाना दर से बढ़ रहा था। जो व्यापार था, जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार था, 30% सालाना दर से बढ़ रहा था। उसकी बढ़ोतरी हो रही थी, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। और उसके बाद विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। जो विदेश के ऊर्जा सौदा में जो एनर्जी है उस जो विदेशों से ली जाती है, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें हम विदेश से हासिल की जाती हैं, विदेश से ली जाती हैं। तो इन मामलों को लेकर भी इंपोर्ट की जाती हैं। तो इन मामलों को लेकर भी चीन और भारत में सहयोग दिया है, चीन और भारत द्वारा सहयोग और इन बातों का हल निकाला है कि हम कोई भी विवाद नहीं लड़ेंगे इन इंपोर्ट के ऊपर। जो हम ऑयल वगैरह हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं उसके बाद कोई भी वाद विवाद नहीं करेंगे, बल्कि शांति से अपने कार्य करेंगे। और उसके बाद वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। जी हम वैश्विक धरातल जो मतलब कि पूरे विश्व में भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। जैसे कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे, विश्व व्यापार संगठन बनाए गए थे, तो इसमें चीन और भारत ने दोनों ने साथ मिलकर भाग लिया है और दोनों ने सहयोग की भावना अपनाई है। और एक टाइम ऐसा भी था जब भारत और चीन में इतने ज़्यादा अच्छे संबंध थे कि एक नारा भी बनाया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई में हिंदुस्तानी और चीनी भाई भाई। कि इस नारे से आप समझ सकते हैं कि उस वक्त भारत और चीन के संबंध कितने अच्छे रहे होंगे।
तो आई होप आपको भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप सही कि कहाँ कहाँ पे विवाद के संबंध हुए, कहाँ कहाँ पे सहयोग के दौर हुए। तो हमारे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। सो अगर आपको हमारी चैप्टर अच्छा लगा, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।